लगभग यही अनुमान या अनुभव कह सकते हैं रहेगा कि कोचिंग इतना कोई ज़रूरी नहीं है आप पैसे फालतू में बर्बाद करें। उससे अच्छा है आप घर पे बैठ के थोड़ा समय बचाइए। उनका जो पैसा जो कोचिंग में आप व्यर्थ करेंगे, कुछ बुक्स ले लीजिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो आप अगर बर्बाद कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों में बर्बाद करें जो आपको आगे से कुछ दें। समय को पूरा बर्बाद करना थोड़ा बहुत आपके ही लिए हानिकारक हो सकता है। कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है जो आप बता रहे हैं, धनराशि, अच्छी धनराशि। तो अभी जब जेआरएफ आने लगेगा तो मुझे 37,000 रुपये प्राप्त होंगे। फिर एचआरए भी आता है, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 27% एचआरए होता है। तो कुल मिला के वो 47,000 के आसपास चला जाएगा। तो उस धनराशि से जो भी आप अगर सदुपयोग करना चाहें तो आपके लिए बहुत से साधन हैं, दुरुपयोग के लिए भी तो होते ही हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से स्टूडेंट आईएएस बनने से पहले तैयारी करते हैं और जब बन जाते हैं उसके बाद भी मैंने आपको मुखर्जी नगर में दिखाया है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट ये आते हैं कि भैया जो स्टूडेंट यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं आप उनका भी इंटरव्यू लिया करो, ताकि अगर वो हमें थोड़ा सा भी बता देंगे तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिल जाएगी और हम भी शायद उसके बाद में क्रैक कर लें। क्योंकि कोचिंग वाले तो मोटी फीस मांगते हैं और हम दूर दराज के गांव में रहते हैं, हमें भी वहाँ से हेल्प मिल जाएगी अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाएंगे। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी। इन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया था। इनसे ही जानेंगे इनकी क्या रणनीति रही थी, क्योंकि हर छात्र व छात्राओं की अलग अलग होती है। आपको बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप कहाँ से हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अक्सर कई स्टूडेंट से हम मिलते हैं तो जो भी तैयारी में है वो यही पूछते हैं कि क्या इसके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग तो मोटी फीस मांगता है। आपने भी कोचिंग ली थी या नहीं? हम बहुत सारी स्टूडेंट से मिल चुके हैं, कई इंटरव्यू कर चुके हैं, उन सभी ने तो मना किया है अब तक। तो मेरा भी लगभग यही अनुमान या अनुभव कह सकते हैं रहेगा कि कोचिंग इतना कोई ज़रूरी नहीं है आप पैसे फालतू में बर्बाद करें। उससे अच्छा है आप घर पे बैठ के थोड़ा समय बचाइए। उनका जो पैसा जो कोचिंग में आप व्यर्थ करेंगे, कुछ बुक्स ले लीजिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो आप घर पे आराम से सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से पास किया जा सकता है ये एग्ज़ाम। पेपर वन के लिए आपने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी और कौन कौन सी पुस्तकों की आपने सहायता ली? पेपर वन के लिए मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा 24-25 क्वेश्चन ठीक होता है बिलो एवरेज से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बुक्स के लिए केवीएस मदान की जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आती है, तो मैंने उसको फॉलो किया था। उसके पीछे जो अध्याय के पीछे जो प्रश्न होते हैं 150 लगभग, तो मैंने उनको सॉल्व किया। और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, तो मैंने कुमार भारत सर हो गए, मुकेश गोयल जी हो गए, तो इनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी थी जो लास्ट के दिनों में जो मैराथन आती है ना हर एक चैप्टर्स पे, तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। फिर उसके बाद टॉपिक क्लियर करके आपको बस मॉक देते रहिए, तो उन्हीं से ही लगभग आपका ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे 30 से प्लस आपका स्कोर हो सकता है आराम से। उतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। पेपर सेकंड के लिए अगर हम बात करें, यही मेरा सवाल है कि रणनीति किस तरीके से थी? क्या आप नोट्स भी बनाते थे? बहुत सारी स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं से देख लेते हैं, उसके साथ क्या नोट डाउन भी करते हैं? क्या लिखने की भी आवश्यकता पड़ती है? आपने भी उस टाइम नोट बनाए थे या नहीं? दूसरी चीज़ ये है, कौन कौन सी इसके लिए आपने पुस्तकों का चुनाव किया था? नोट्स की बात की जाए तो मेरी ये आदत रही है, मैं दूसरों के नोट्स ले लेता हूँ लेकिन मुझे उनको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं खुद से नोट्स प्रिपेयर करता हूँ हर चीज़ का। तो वैसे ही जेआरएफ के लिए भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गए, नाटक हो गए, तो इनकी एक हर तरह से जैसे कभी पुस्तकालय में जाकर उस विषय पर जो भी कुछ आलोचक के मत हो गए या यूट्यूब के चैनल के द्वारा हो गया, तो मैंने नोट डाउन किए हैं सारे तथ्य। तो एक्स्ट्रा नंबर पाने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और बाकी आप बुक्स के लिए देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, विश्वनाथ त्रिपाठी का इतिहास हो गया, और दृष्टि पब्लिकेशन की हिंदी साहित्य की जो बुक आती है वो आपके लिए पर्याप्त है। आप उसमें दिए हुए हर एक कथन को अगर समझ जाएं, उनकी रचनाओं को याद कर लें, व्यवस्थित कवियों का कालक्रम याद कर लें, और जैसे भी प्रश्न बन रहे हैं हिंदी से
उस हिसाब से अगर आप तैयारी करें तो वो सारी पुस्तकें आपके लिए इनफ हैं, उनसे आप पर्याप्त 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं आराम से। ये बताइए ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? इससे पहले भी आपने ट्राई किया था या ये फिर फर्स्ट ही था? जी, ये मेरा 4th अटैम्प्ट में जेआरएफ हुआ है। उससे पहले मेरे 3 अटैम्प्ट हुए हैं। पहले अटैम्प्ट में मेरी ये हालत थी कि मेरा नेट भी नहीं हुआ था। फिर जैसे ही अगला अटैम्प्ट आया तो मैंने अपनी जो भी कमियां थी उनको पहचाना, मेरी जो कम मजबूती थी उन पे ज़्यादा फोकस किया, कमियों को मैंने उसके क्वेश्चन के हिसाब से डील किया, अगले तैयारी की, अगले अटैम्प्ट की। तो फिर अगला अटैम्प्ट मेरा काफ़ी अच्छा रहा, मुझे 0.19% से जेआरएफ मिस हुआ। लेकिन फिर ये 4th अटैम्प्ट फाइनल अटैम्प्ट में मेरा जेआरएफ के लिए चयन हो गया। कट ऑफ 85 गया था, मेरा 89 क्वेश्चन ठीक था, तो मुझे जेआरएफ के लिए सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, आपने हिंदी साहित्य से ही क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसमें करियर आगे जाके अच्छा बन सकता है, काम मिल सकता है, अर्निंग ज़्यादा हो सकती है? आप दूसरे सब्जेक्ट से भी कर सकते थे अगर चाहते तो। असल में 12वीं की परीक्षा के बाद मैं हंसराज कॉलेज में मेरा यूजी और पीजी दोनों हिंदी से ही हुआ है, तो मुझे थोड़ा हिंदी में इंटरेस्ट भी आगे आ गया था, प्रोफेसर्स को देख के, आगे की लाइफ को देख के जो भी हो सकती हैं, तो मैंने फिर हिंदी को ही चयन किया। और अभी आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी के रूप में भी काम कर रहा हूँ। तो आगे आने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो गया, या मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान प्रोफेसर, तो इनके लिए आप हिंदी की सहायता से, अब सिलेबस लगभग सेम ही होता है, वही हर चीज़ें होती हैं, कुछ मुख्य पुस्तकें बढ़ जाती हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका। जैसे आपकी 5 साल अगर लगेंगी तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा इसमें, अगर आपने मेहनत की होगी। आप शोधार्थी भी हो गए हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पे होता है क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट मार्केट में जब निकलते हैं स्टडी मटेरियल देखने के लिए तो नए होते हैं, जो पहली बार दे रहे होते हैं एग्ज़ाम, और जो कई बार दे चुके होते हैं। 2 तरीके के स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक जो पहली बार दे रहे हैं, एक जो कई बार लगातार दे रहे हैं जैसे आपने दिया था। कई बार वो स्टूडेंट तो डिमोटिवेट हो जाते हैं जिनका कई बार से नहीं हो रहा है। आपको डिमोटिवेट क्यों नहीं हुए आप? चौथी बार आपने दिया था, कैसे मोटिवेशन कहाँ से आता था? डिमोटिवेशन तो मुझे भी काफ़ी झेलना पड़ा है। जब मेरा 0.19% से रह जाता था, वो आधा क्वेश्चन भी नहीं है अगर देखा जाए तो उसके लिए मैं बस कुछ टाइम के लिए थोड़ा फ्री अपने आप को रखता था, कोशिश करता था जिन चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिलती हैं वो करूँ। फिर अगले अटैम्प्ट में जैसे आता था तो 20-21 दिन मैं लगभग एक दिनचर्या बनाकर चलता था। जैसे मैं 3 दिन का शेड्यूल बनाता था, 1 हफ्ते का। तो पहले दिन मुझे हिंदी कविता और कहानी पढ़नी होती है, दूसरे दिन निबंध और उपन्यास, फिर नाटक और अन्य गतिविधियाँ। तो इस दिनों में मैं क्या करता था कि टेक्स्ट की जो चीज़ें हैं वो मैं आधी करके पढ़ लेता था। तो ऐसा करके मुझे अगले वीक में कम से कम, जब तक परीक्षा आती थी तो कम से कम मेरा 8-10 बार रिवीजन हो जाता था। तो वो चीज़ मुझे जो कंप्यूटर पे बैठते हुए हम लोग 3 घंटे में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे मुझे काम आई। और थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होते हैं अगर आप, तो आप थोड़ा धीरज रखिए। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो किसी बार अपनी चांस या बारी का अपना वेट कीजिए तो आप निकल जाएगा। ऐसा कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। अभी तो आपको जेआरएफ नहीं मिलता होगा, आने वाले समय में मिलेगा? जी, अभी प्रक्रिया में हूँ, तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। लगभग कितना मिलता है, कुछ मोटा मोटा आइडिया है? आपके जो सीनियर दोस्त रहे होंगे उन्होंने तो बताया होगा, और जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक बार कर लेते हैं ज़रूर, उन्हें पता ही रहता है मोटा मोटी। आपने भी पूछा था कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है जो आप बता रहे हैं, धनराशि, अच्छी धनराशि। तो अभी जब जेआरएफ आने लगेगा तो मुझे 37,000 रुपये प्राप्त होंगे। फिर एचआरए भी आता है, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 27% एचआरए होता है, तो कुल मिला के वो 47,000 के आसपास चला जाएगा। तो उस धनराशि से जो भी आप अगर सदुपयोग करना चाहें तो आपके लिए बहुत से साधन हैं, दुरुपयोग के लिए भी तो होते ही हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही रहा है। ये लगभग हर महीने आपको 5 साल तक मिलेगा या फिर 1 साल तक ही मिलता है? नहीं, ये जब तक आपका शोध कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये मिलता रहेगा। वैसे इसकी अवधि होती है 5 साल तक, आप 4 साल में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? जब फ्री थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप करना पसंद करते हैं? मेरा हॉबी में अगर आउटफील्ड की बात करूं तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अगर मुझे कहीं भी मौका मिलता है खेलने का तो मैं ज़रूर जाता हूं, खेलता हूं आराम से। और अगर इंडोर की बात करूं तो मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ साहित्यिक किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मतलब अगर खाली टाइम भी आप बर्बाद कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों में बर्बाद करें जो आपको आगे से कुछ दें। समय को पूरा बर्बाद करना थोड़ा बहुत आपके ही लिए हानिकारक हो सकता है। ओके,
दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थे श्रीवास्तव जी। हमने इनसे बात की और बाकी का हम कई सारी वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है। अगर आप एक वीडियो ही चलाएंगे तो वो जब ख़त्म हो जाएगी अगली अपने आप प्ले होने को तैयार हो जाएगी। और ऐसी वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई और सवाल था पेपर 1 को लेकर के, पेपर 2 को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख भेजिए, हम अगली वीडियो में ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो।